हेलो सभी को नमस्कार। मैं हरकिशोर सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, ये जो हमारे पास में बीए पार्ट फर्स्ट का जो हम भौतिक भूगोल देख रहे हैं, ये सिर्फ ओनली बीए पार्ट फर्स्ट में ही नहीं, अभी तो आप इसके अलावा आप इसको कर सकते हैं किसमें, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर। जिसके पास ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा है, तो फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर जो है उसके अंदर भी कुछ टॉपिक आएंगे इसमें से, फिजिकल ज्योग्राफी में से। तो आप अपना सिलेबस अपने पास रखिए और जो जो क्लास आपके सिलेबस में आ रही है उसे जरूर देखिए। इसी प्रकार से हम नेट जेआरएफ की बात करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो वहां पर भी हमें ये फिजिकल ज्योग्राफी काम आती है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो हमारा चल रहा था टॉपिक, जो हमारे पास में ये बुक है, इस बुक के अंदर आप देखोगे सुरेंद्र सिंह की बुक जो है हमारा, मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे भौतिक भूगोल की। तो इसमें जो हम देखते हैं तो फोर्थ चैप्टर हमारे पास में जिसका नाम है महाद्वीपीय महाद्वीप एवं महासागरीय नेतल की उत्पत्ति। और इसकी आज हमारे पास में सेकंड क्लास है, थ्योरी की क्लास का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पिछली क्लास के अंदर कर लिया था कि प्राथमिक श्रेणी को चार्ज किन्हें कहते हैं, महासागर और महाद्वीप होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उनके ऊपर बनी आकृतियां होती हैं और तृतीय श्रेणी के उनके अपर्दन और निक्षेपण द्वारा बनी आकृतियां होती हैं। पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। और फिर हम देखते हैं उसके प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांतों के अंदर हमने देखा सबसे पहले लॉर्ड केल्विन का मत। लॉर्ड केल्विन जो है ये यही कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो पहले एक धुआं थी, यानी एक गैस थी। उस गैस का जैसे जैसे संकुचन होता गया, गैस इकट्ठी होती गई, तो उससे क्या हो रहा है कि स्थल भाग यानी वो गैस धीरे धीरे ठोस अवस्था में आ रही है, और ठोस अवस्था में आते आते वो एक कहीं पर ऊंची रहेगी और कहीं पर निचला भाग बन गया। और ऊंचे भाग महाद्वीप बने और निचले भाग जो है वो महासागर बन जाते हैं जल की उपलब्धता के बाद। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में, देखो इस प्रकार से बताया था मैंने पिछली क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में लेपवर्थ और लव का सिद्धांत है, लव की परिकल्पना है। इसमें लेपवर्थ जो है पहले सिद्धांत देते हैं, वो कहते हैं कि जब पृथ्वी का संकुचन हो रहा था, पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तो उस पर कुछ ऊपर नीचे वलन पड़ गई, यानी फोल्ड बन गए उसके अंदर। फोल्ड जैसे अपन एक खिड़की का पर्दा होता है, जब वो सीधा होता है और अब जब हम उसे इकट्ठा करेंगे, जब हम उसे इकट्ठा कर देंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फोल्ड बन जाएंगे। तो यही फोल्ड उसने कहा कि ये हमारे पास में महाद्वीप है और ये हमारे पास में महासागर बन गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है हमारे पास में इस प्रकार से फोल्ड, जिसको हम कहते हैं एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद आती है हमारे पास में तीसरी, जिसका नाम है चतुष्फलक परिकल्पना। चतुष्फलक परिकल्पना में जो हमारे पास में लोथियन ग्रीन है, वो कहते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे चतुष्फलकीय अवस्था में आ रही है। गोलीय अवस्था से किस में आ रही है, चतुष्फलकीय अवस्था में आ रही है। इस प्रकार से ये गोलीय अवस्था है, तो ये किस में आ रही है, चतुष्फलकीय अवस्था में आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तो हमने इसकी जो चतुष्फलकीय परिकल्पना है, इसकी हमने थ्योरी देख ली थी, इसका सिद्धांत जो था वो हमने देख लिया था। आज हमें थोड़ा सा यहाँ से शुरू करना था, कल हमारी क्लास यहाँ तक रह गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। एक विशुद्ध चतुष्फलक में सपाट भाग, जो सपाट भाग होते हैं के विपरीत कोने वाला भाग होता है। उसके विपरीत क्या होता है, कोने वाला भाग होता है। जैसे भी आप त्रिभुज देखते हैं एक, इस त्रिभुज का जो है ऊपर शीर्ष है, तो शीर्ष के इस शीर्ष के बिल्कुल विपरीत भाग पर क्या होगा, सपाट भाग होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बात कही गई है। तो जहां हमारे पास में कोणात्मक भाग होते हैं तथा ये अधिक नुकीले होते हैं, कोणात्मक भाग अधिक नुकीले होते हैं, और परंतु पृथ्वी के विषय में शीर्ष अथवा जो कोणात्मक भाग है वो नुकीला नहीं होता है, वरन उत्तल अथवा मोटा होता है। इन चपटे भागों पर जल तथा किनारे
जो होते हैं, जिस कोणात्मक भाग की बात कर रहा है, चपटे भागों पर तो जल मिलेगा और कोणात्मक भागों पर हमें क्या मिलेगा, स्थल भाग मिलेगा। देखिए जैसे ये देखिए, ये हमारे पास में जो चपटा भाग है, ये वाला पूरा का पूरा चपटा भाग है, इस चपटे भाग पर तो हमें क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। यहाँ पे तो क्या है, जल मिल रहा है। और जो हमारे पास में ये कोणात्मक भाग है, ये कोणात्मक पूरा कोना इस तरीके से कोना न होकर के इस तरीके की अवस्था में है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, स्थल भाग मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, स्थल भाग मिलेगा। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे एक कोना बनेगा तो ये कोने पे क्या मिल रहा है अपने को, स्थल भाग मिल रहा है। इस कोने पर भी स्थल भाग है और इस कोने पर भी हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें स्थल भाग मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास में एक कोना है, ये कोना, इस पर हमें क्या मिलता है, स्थल भाग मिलता है। तो हमने पहले पढ़ लिया है, इसके अंदर हमने देखा है कि हमारे पास में केवल ओनली 1.4% ही ऐसा एरिया है जहां स्थल के पीछे आपको स्थल भाग मिलता है, स्थल के बैक में आपको कोई स्थल भाग मिलता है। अन्यथा हमारे पास में जितना 90% एरिया, 90% ऐसा एरिया है जिसमें स्थल के पीछे आपको, स्थल के बैक आपको क्या मिलेगा, जल ही मिलेगा। और ये परिकल्पना भी यही कहती है कि इस कोने पर, यदि इस कोने पर स्थल भाग है तो इस कोने पर नीचे क्या मिलेगा, इस सपाट भाग पर हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ऐसे यहाँ पर हमारे पास स्थल भाग है तो इस कोने पर क्या मिलेगा, जल भी जल मिलेगा। ये बात इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ग्रेगरी आधुनिक युग में इस परिकल्पना के प्रधान समर्थक हैं। तो ग्रेगरी जो है इसके प्रधान समर्थक हैं, परंतु इस परिकल्पना के मूल रूप में उन्होंने कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किया है, और क्या संशोधन है देख लेते हैं। अगर उन्होंने दिया है तो ग्रेगरी के अनुसार संकुचन के कारण पृथ्वी में सिकुड़न आने से चतुष्फलक के लंबवत किनारे स्थिर रहेंगे। लंबवत किनारे जो होते हैं उसके, ये लंबवत जो किनारे होते हैं ये कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और परंतु ऊपर वाली सपाट सतह को घेरने वाले तीन किनारे, ऊपर वाली सपाट सतह को घेरने वाले तीन किनारे, ये ऊपर वाली सपाट सतह है, ये वाली सपाट सतह है, इसको घेरने वाले ये तीन किनारे जो हमारे पास बनेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ हम देखते हैं इस ऊपर वाली सपाट सतह को ये घेरने वाले ये तीन किनारे हैं, ये वाले हमारे यहाँ पर त्रिभुज बनते हैं। जब हम इन त्रिभुजों को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास में ये चतुष्फलक की आकृति बन जाएगी। तो घेरने वाले तीन किनारे परिवर्तनशील रहेंगे, किनारे परिवर्तनशील रहेंगे। यह परिवर्तन कभी उत्तर तथा कभी दक्षिण दिशा में खिसकाव अथवा विस्तार के रूप में हुआ बताया गया है, जिस कारण महाद्वीपों और महासागरों के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहा है। यानी जो हमारे पास में सपाट भाग है वहां तो सतह होगा सपाट, ऊपरी वाली सपाट सतह को घेरने वाले जो किनारे हैं उनमें परिवर्तन होता रहेगा। इसके बाद देखिए फ्रैंक नामक विद्वान ने भी अपने मानचित्र में कैम्ब्रियन युग में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल तथा थल का पूर्ण विपरीत वितरण दिखाया है। यानी उन्होंने अपने मानचित्र के अंदर, कब की बात कर रहा है, कैम्ब्रियन युग में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जल के विपरीत थल दिखाया है और थल के विपरीत जल दिखाया है, ठीक है। इस प्रकार ग्रेगरी तथा फ्रेक के कुछ संशोधनों द्वारा ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना अधिक सार्थक बना दी जाती है। इनके द्वारा क्या होगी, जब इसको समर्थन करेगा तो क्या होता है, वो चीज उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम ऐसा ही इसके साथ में हुआ। लेकिन अब देखते हैं कुछ इसकी आलोचनाएं भी हैं, कमियां भी रही हैं, तो देख लेते हैं कमियां क्या है। यद्यपि इससे महासागरों तथा महाद्वीपों की कई समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है, फिर भी कुछ मूलभूत कठिनाइयों के कारण यह मत वर्तमान समय में मान्य नहीं है। इसके अनुसार चतुष्फलक रूपी पृथ्वी एक शीर्ष बिंदु पर रुकी हुई है। इनके अनुसार क्या है, ये मतलब इनके अनुसार ये इस प्रकार से बता रहा है कि ये हमारे पास में त्रिभुज है और यहाँ से जो ये इस प्रकार से हमारे पास चतुष्फलकीय बनता है, चतुष्फलक जो बनता है वो कहता है कि यहाँ ये एक शीर्ष पर रुकी हुई है, पृथ्वी एक शीर्ष पर रुकी हुई है। यानी पृथ्वी अगर गोल है
तो हम इसका ये नीचे अक्ष मान रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने कहा ये इसका अक्ष है, ये अक्ष है, तो इसका संतुलन कैसे बन सकता है, ये इसका संतुलन कैसे बन सकता है। तो यही बात इस पे पूछी गई इनसे कि शीर्ष बिंदु पर रुकी है, इस प्रकार एक शीर्ष बिंदु पर परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी का संतुलन कदापि स्थापित नहीं हो सकता। तो ये यहाँ से बात को इसको नकारा गया है कि ऐसा नहीं है, ऐसी परिकल्पना जो की गई है वो मान्य नहीं है। दूसरा, पृथ्वी अपनी कीली पर इतनी तीव्र गति से परिभ्रमण करती है कि गोल भूमंडल चतुष्फलक के रूप में सिकुड़कर नहीं बदल सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास में गोल भूमंडल है, देखो इन्होंने कहा था कि गोल भूमंडल है और इसके चारों तरफ दबाव लगने से इसकी आकृति कैसी हो रही है, चतुष्फलक के रूप में हो रही है, जबकि इसका जो घुमाव है ये इतनी तीव्र गति से घूम रही है, इतनी तीव्र गति से चक्कर लगा रही है, जिससे इस पर बाहर से दबाव नहीं लगेगा, अपितु यहाँ से ये दबाव क्या करेगी, दबाव को रिलीज करेगी, यहाँ से दबाव को क्या करेगी, रिलीज करेगी। जैसे आप एक लट्टू देखते हैं, जो हमारे पास में एक लट्टू होता है, वो लट्टू जब आप घुमाते हैं तो जब वो घूमता है तो वो बाहर की ओर फोर्स लगाता है, बाहर की ओर फोर्स लगाता है इस प्रकार से। यानी इसको आप क्या करें, पानी में भिगोएं, पानी में भिगो करके इसको घुमाएं, तो आपको पता चलेगा कि इसके जो छींटे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं या बाहर की ओर। तो अभी ऑब्वियसली ये क्या जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे, तो इसका मतलब इस पर बाहर से दबाव नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार से ये चतुष्फलक में सिकुड़कर नहीं बदल सकती। तो ये थी हमारे पास में चतुष्फलक परिकल्पना जो लोथियन ग्रीन के द्वारा दी गई थी। अब देखिए इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास में टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, क्योंकि इसने महाद्वीपों के विस्थापन की बात की है। इन्होंने किसकी बात की है, महाद्वीपों के विस्थापन की। अब तक जो बात कही जा रही थी वो स्थिर बात कही जा रही थी कि महाद्वीप और महासागर एक जगह पर स्थिर हैं, जबकि इन्होंने क्या कहा है, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो बात इन्होंने इसके अंदर देखी होगी। चलिए सुनते हैं बात इनकी। एफ बी टेलर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में किया था, परंतु उसका प्रकाशन 1910 में हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा सन इसका, किसने अपना सिद्धांत कब दिया है, ये ओनली एक ही सन आप याद रखें, इतना ही काफी है। टेलर का विचार स्थल भाग के क्षेत्रीय स्थानांतरण के विषय में था। यानी टेलर क्या कह रहे थे कि स्थल भाग का क्षेत्रीय वितरण हुआ है, क्षेत्रीय स्थानांतरण हुआ है। ऐसे नहीं हुआ कि ऊपर की ओर, ऊपर नीचे की ओर नहीं हुआ कि कहीं पर स्थल भाग ऊपर उठ गया और कहीं पर स्थल भाग नीचे उठ गया, ठीक है, नीचे चला गया, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास में स्थल भाग है उसका क्षेत्रीय स्थानांतरण हुआ है, इस जगह से ये स्थल भाग चल करके ऐसे गया है, इस प्रकार से यहाँ पे चल करके ये इसके साथ में कहीं ना कहीं टकराया होगा, इस प्रकार से टकराया होगा। तो ये बात यहाँ पे कहते हैं। तो इसके बाद ये जरा कि हाँ, ये क्या कहते हैं, टेलर ने अभी इसकी शुरुआत कब से की है। देखो टेलर क्या कहता है, टेलर की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य था टर्शियरी युग में मोड़दार जो वलित पर्वतमालाएं बनी थी उनकी व्याख्या करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा इनका। उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में रॉकीज तथा एंडीज का उत्तर से दक्षिण में फैलाव, और अल्पाइन किसको कहेंगे अपन, आल्पस, कॉकेशस और हिमालय आदि पर्वतों से पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या टेलर के सामने मुख्य समस्या थी। यानी उनका इस प्रश्न को उन्होंने सुलझाना था कि जो टर्शियरी युग के अंदर जो पर्वत बनी है, वलित पर्वत बने हैं, वो इस प्रकार से क्यों बने हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर है हमारे पास में उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर बना हुआ है रॉकीज पर्वतमाला। यहाँ पे क्या है, रॉकीज पर्वतमाला। अब ये रॉकीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण क्यों बनी है, और यहाँ पर है एंडीज पर्वतमाला। ये एंडीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण क्यों बनी है, इन तथ्यों को सुलझाने के लिए ही ये इन्होंने अपना दिमाग चलाया। यहाँ पर बनी है हमारे पास में आल्पस पर्वतमाला, आल्पस के बाद में है हमारे पास में कॉकेशस पर्वतमाला, और कॉकेशस के बाद में है हमारे पास में यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है। तो इन बातों को, इनको सुलझाने के लिए ही उन्होंने क्या कहा है कि महाद्वीपों के विस्थापन का बात कही है। तो सुन लेते हैं बात को। इसी समस्या को सुलझाने के लिए टेलर ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत, संकुचन सिद्धांत यानी अब तक कौन सा चल रहा था, संकुचन सिद्धांत चल रहा था, कंस्ट्रक्शन थ्योरी चल रही थी
के विपरीत अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत यानी ड्रिफ्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, यानी जो हमारे पास में स्थल है उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चल करके गया है, और चल करके जैसे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर टकराया और टकराने के बाद उसके बीच में क्या बन गया, फोल्ड बन गया, यानी पर्वतमालाएं विकसित हो गई। ये बात वो स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रवाह सिद्धांत टेलर का प्रथम प्रयास माना जाता है। प्रवाह सिद्धांत जो है वो टेलर का प्रथम सिद्धांत माना जाता है, जबकि इसके पहले अंटोनिया स्नीडर ने 1858 के अंदर प्रवाह सिद्धांत देने का उसके विषय में व्यक्त किया था, उसके विषय में अपना मत दिया था प्रवाह के सिद्धांत में, लेकिन उन्होंने अपनी कोई थ्योरी नहीं दी, ठीक है। जिस कारण हम थ्योरी के अंदर पहला प्रयास किसको मानते हैं, टेलर को ही मानते हैं। स्नीडर का मुख्य उद्देश्य कार्बोनिफेरस युग के यूरोप की कोयले की तहों में विद्यमान वनस्पतियों के अवशेष तथा उत्तरी अमेरिका के कोयले की परतों की वनस्पतियों के अवशेषों की समानता को स्पष्ट करना था। ये वो क्या करना चाहते थे, वो करना चाहते थे यहाँ पे यूरोप के अंदर कार्बोनिफेरस के समय जो नीचे कोयले की खदानें बनी हैं, यानी नीचे जीवावशेषों के दबने से जो खदानें बनी हैं वो यहाँ पर भी मिलती हैं और यहाँ इस इलाके में भी मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनको स्पष्ट करना चाहते थे कि ऐसा कैसे है, एक ही सीध में ये दोनों क्या है, यहाँ पर हमारे पास में कोयले की खदानें बन रही हैं, तो इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सिद्धांत प्रवाह के रूप में उन्होंने अपना मत दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं तो समानता को स्पष्ट करने की बात कही थी, जबकि टेलर किसको स्पष्ट करना चाहते हैं, वो यूट्रसी युग की मोड़दार पर्वतमालाओं को जो है स्पष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि टेलर ने अपने सिद्धांत का शुभारंभ, अब ध्यान रखिएगा, टेलर ने अपने सिद्धांत का शुभारंभ जो है वो क्रिटेशियस युग से माना है, क्रिटेशियस युग से किया है, यहाँ से उसने शुरुआत की। उस समय मुख्यतः दो स्थल भाग थे, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोरेशिया है और ये हमारे पास में गोंडवाना लैंड है। इसी गोंडवाना लैंड से आज का दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया यहाँ से निकलेगा, ठीक है, इंडिया। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ से बनते हैं गोंडवाना लैंड से। और लोरेशिया जो है, लोरेशिया भी ऊपर क्या हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका बनाएगा और एक यूरेशिया बनाएगा। यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहते हैं। तो ये चीज उसमें बनेगी। देखिए कैसे, यहाँ देखो इसमें बताया है, इसमें क्या कहता है, उन्होंने यह कल्पना की कि महाद्वीपीय भाग सियाल से बने, महाद्वीपीय भाग किससे बने, सियाल से, तथा सागरों में उनका पूर्णतः अभाव है। जो सियाल है वो सागरों के अंदर पूर्णतः अभाव पाया जाता है। देखो, जो हमारी आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, उसको तीन भागों में, रासायनिक तौर पर उसको तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है। रासायनिक तौर पर उसको तीन भागों में बांटा जाता है इस प्रकार से। इसको कहते हैं सियाल की, ये क्या है, सियाल है। ये कौन सी है, सीमा, और ये कौन सी है हमारे पास में, नीफे। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सियाल है ना, सियाल, वो सियाल से कौन बना हुआ है, सियाल से बने हुए हैं हमारे पास में महाद्वीप। महाद्वीप जो है ना वो सियाल से बने हैं, यानी ये हमारे पास में क्या है, स्थल भाग है, ये स्थल भाग है। तो स्थल भाग किससे निर्मित है, सियाल से निर्मित है। जबकि जल भाग जो है ये इस स्थल के बीच में गिरे हुए हैं, जबकि सियाल इसमें बिल्कुल भी बहुत कम है मात्रा में, या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, नहीं के रूप में ही इन्होंने बताया है। इनका यही मत है, तो इन्हीं के मत को लेके चलते हैं। अच्छा, इसी के साथ आप यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। सियाल जो होती है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है, ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है। और सीमा जो होती है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी होती है। और नीफे जो होती है वो निकिल प्लस फेरम से बनी होती है, निकिल प्लस फेरम से बनी होती है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान है आपने। ये रासायनिक तौर पर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किया गया है, ठीक है, स्वेस के अनुसार, स्वेस के अनुसार। ठीक है, वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए जरा, तो समझ गए आप कि महाद्वीप जो है वो किसका बना हुआ है, सियाल का बना हुआ है, और वो क्या है, सागरों में इसका पूर्णतः अभाव है। इसका मतलब अब सियाल जो है, सियाल अथवा स्थल भाग, जल भाग जो है,
सियाल अथवा स्थलभाग सीमा पर तैर रहा है। जो सियाल है वो क्या है, स्थलभाग है, और स्थलभाग सीमा के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। यहाँ पे हमारे पास में सीमा, इसके बाद में ये क्या है, सीमा है, तो इसके ऊपर ये तैर रहा है। तैर कर रहा कैसे, यानी जैसे हम देखते हैं दूध, जब आप दूध को गर्म कर देते हैं तो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, तो वो उसी प्रकार से मलाई जैसे दूध के ऊपर तैरती है ना, इसी प्रकार से सीमा के ऊपर सियाल भी क्या कर रही है, तैर रही है। ये दोस्तों टेलर ने महाद्वीपों का प्रवाह मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर बताया है। स्थल प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय बल को बताया। ये ध्यान रखिएगा, टाइडल फोर्स को उसने बताया, ज्वारीय बल जो कि चंद्रमा के द्वारा लगाया जाता है। चंद्रमा सूर्य के द्वारा बल लगाया जाता है जो पृथ्वी पर, उसे ज्वारीय बल कहते हैं, जिस कारण से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो देखिए महाद्वीपों का विस्थापन उन्होंने किस दिशा में बताया, विषुवत रेखा की ओर बताया। इसके साथ में दो बातें कहेंगे, देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। क्रिटेशियस युग में जब कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उस समय यह पृथ्वी के अधिक निकट रहा होगा। इस कारण चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति भी अधिक रही होगी। इस शक्ति के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में काफी वृद्धि हो गई। साथ ही साथ ज्वारीय शक्ति के कारण स्थल भागों का ध्रुवों की ओर से प्रवाह तथा अथवा स्थानांतरण होने लगा। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो शक्ति है उस समय ज्वारीय शक्ति जो है वो बहुत अधिक थी, और उस अधिक होने के कारण पृथ्वी का रोटेशन जो है वो भी बहुत तेज गति से था। वो तेज गति से घूम रही थी, और तेज गति से घूमते घूमते क्या हुआ, इनके जितने भी स्थल भाग थे, जैसे अपन जिस बर्तन के अंदर हमने दूध को गर्म किया है उसके अंदर मलाई आई हुई है, तो जब हम इसको पूरी तेज गति से घुमाएंगे तो उस मलाई के धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो टुकड़े हो जाएंगे। तो वो सेम इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि इसके भी जितने भी स्थल भाग हैं वो क्या हो, इसके टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, टुकड़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा, टेलर ने स्थानांतरण के को दो रूपों में बताया है। पहला विषुवत रेखा की तरफ और दूसरा बताया है पश्चिम की तरफ। विषुवत रेखा की तरफ और दूसरा पश्चिम की तरफ इन्होंने बताया है। परंतु दोनों दिशाओं के प्रवाह में प्रयुक्त शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति ही थी, यही बात इन्होंने कही है। तो ध्यान रखिएगा कि इनका जो सिद्धांत है वो क्रिटेशियस युग से शुरू होता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है टर्शियरी युग की जो पर्वतमालाएं हैं उनको सिद्ध करना, उनकी व्याख्या करना है। और इन्होंने जो महाद्वीपों का विस्थापन किया है उसके लिए जो बल का प्रयोग किया है, तो वो बल ज्वारीय बल है, इस बात को नोट कीजिएगा। और इन्होंने जो प्रवाह की दिशा बताई है वो दिशा विषुवत रेखा की ओर और प्लस पश्चिम की ओर तरफ होती है। क्लियर? अब देखिए जरा इसको अच्छे से। और अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण लोरेशिया स्थल भाग उत्तर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा। जो लोरेशिया उत्तर में था वो विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होने लगा, और यह संभवतः उत्तरी ध्रुव की अरीय दिशा में रहा होगा। अरीय दिशा यानी उसकी बिल्कुल सीधी दिशा में वापस नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है, अब सॉरी, अरीय का मतलब चारों ओर उसके रेडियल, यानी कि उसके चारों ओर जैसे जैसे हमारे पास में ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव से चारों ओर उस स्थल भाग का अलग अलग तरफ से क्या हो गया, मतलब वहां से खिसक गया। अब आप देखिए एक स्थल भाग है जो उत्तरी ध्रुव पर खड़ा हुआ है, जब वो अलग अलग दिशा में जाएगा, ऐसे अलग अलग दिशा में जाएगा तो उसके टुकड़े होने संभावित है, क्योंकि टुकड़े उसके अंदर संभवतः टुकड़े होंगे उसके। ठीक है, तो जिस कारण से क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। इस प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव पैदा किया, जिस कारण से क्या हुआ, स्थल भाग का प्रवाह के साथ साथ विभाजन भी हुआ। इस खिंचाव यानी तनाव तथा विभाजन, स्ट्रेचिंग और तथा एंड स्प्लिटिंग के फलस्वरूप बेफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर, डेविस जलडमरू की रचना हुई। कहां पे, उत्तर के अंदर बात कर रहा है वो। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास में लैब्राडोर सागर है। ठीक है, यही हमारे पास में डेविस बेफिन की खाड़ी है, डेविस जलडमरू है। तो इस इलाके की बात कर रहा है यहाँ पे। वो बात कर रहा है कि ये जब अलग हुआ, यहाँ से उत्तर ध्रुव है तो यहाँ से ये इस प्रकार से हुआ, ये इस प्रकार से निकला, ये इस प्रकार से हमारे पास में चारों तरफ से। ठीक है, तो ये चारों तरफ इसका घुमाव हुआ। ओके, उसके बाद में देखिए फिर क्या कहता है, इसी प्रकार गोंडवाना लैंड का प्रवाह दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर हुआ। अब ये दक्षिण ध्रुव से कहा जाएगा, विषुवत रेखा की ओर जाएगा गोंडवाना लैंड, और यह कई भागों में टूट गया। इस कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट
अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ रॉस सागर का निर्माण हुआ। एक तो उसने कहा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ठीक है, जैसे अपन सेब एप्पल को खा लेते हैं, खाने के बाद में उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इसी प्रकार से वो कह रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास में जो बनेगा वो इसी प्रकार से है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, डेफिनेटली सॉरी बन गया है हमारे पास में, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बन गया है और रॉस सागर बन गया है। इसी के साथ हम देखते हैं ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया के बीच आर्कटिक बेसिन का निर्माण लोरेशिया के विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह के कारण हुआ। ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच, ये ग्रीनलैंड है, ये साइबेरिया है, इसके बीच यहाँ पर जो हमारे पास में उत्तर में जो ये बना है आर्कटिक सागर, ये क्या बना है, आर्कटिक सागर। ये क्यों बना, क्योंकि पहले यही स्थल भाग जो था वो इस जगह पे था, और जैसे जैसे ये दूर हटा यहाँ से तो ये जगह खाली होगी, खाली होते यहाँ पे पानी आ गया, और पानी आते ही यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में आर्कटिक सागर बन गया। दक्षिणी अटलांटिक तथा हिंद महासागर का निर्माण प्रवाहित होते हुए महाद्वीपों के बीच खाली स्थान में जल भरने के कारण हुआ माना जाता है। देखिए रीड कर लेना अच्छे से इसको। देखिए मैं यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ आपको। यहाँ पे कहता है कि अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ, जब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है ये किस दिशा में गए, पश्चिम दिशा की ओर यहाँ पे खिसके, तो यहाँ बीच में हमारे पास में किसका निर्माण हो गया, अटलांटिक महासागर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो है हमारे पास में ये जो भाग आया है दक्षिण से आया है, ये भाग भी दक्षिण से आया है इस प्रकार से। तो ये भारत की प्लेट जो है ये भी कहां से आई है, दक्षिण से आई है। तो जब ये यहाँ दक्षिण में पहले यहाँ पे इकट्ठे थे, और जब ये यहाँ से गए इस तरफ, तो यहाँ बीच में जो खाली एरिया बना, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इंडियन ओशियन बन गया। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर बन जाता है। फिर ये बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। टेलर ने यह माना कि प्रवाह के समय जहां भी अवरोध कम था वहां पर स्थल भाग लोब के रूप में प्रवाहित होने लगा। लोब यानी लुढ़कता हुआ प्रवाहित होने लगा। उसके अग्र भागों में पर्वतों तथा द्वीप चापों का निर्माण हुआ। उसके अग्र भाग, आगे वाले जो भाग हैं, ऐसे यहाँ से वो लुढ़कता गया, यहाँ जैसे टकराया जाकर के, तो यहाँ बीच में अग्र भागों में क्या हो गया, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। जैसे ये यहाँ से गया, चलता गया आगे, किसी न किसी कारणवश, ये कारण यहाँ पे बताया नहीं गया क्या कारण है, इसको हम अंतिम सिद्धांत के अंदर देखेंगे जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत रहेगा, क्योंकि इनकी भी कोई ना कोई आलोचना करनी ही पड़ेगी। तो देखिए ये इस प्रकार से अगर भागों में जब टकराए तो ये क्या हो गए, यहाँ पे इनकी पर्वतमालाएं बन जाती हैं। इसके बाद देखिए हिमालय, कॉकेशस, आल्प्स पर्वत श्रेणियों का निर्माण लोरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण बताया गया है। यानी यहाँ से लोरेशिया इस तरफ आया, गोंडवाना लैंड इस तरफ आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब दोनों आपस में टकराए तो यहाँ आल्प्स पर्वतमाला, कॉकेशस पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला यहाँ पे बन जाती है। ये बात यहाँ कही जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास में तो इस प्रकार से आप समझिए भी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मैं तभी आपको यहाँ पे मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास तो अपनी चल ही रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि आपको मैप के थ्रू समझाया जाए। तो इसी के लिए देखो आपके लिए मैप लेके आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप भी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता वहां बताया करें, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आपको आगे नॉलेज की बातें यानी कि आपको कंपटीशन के बारे में भी बताते रहेंगे टाइम पर। चलिए देखें, ये हमारे पास याद हो गया। अब देखिए, अब हमें इसकी आलोचना करनी है। जो बातें हमने यहाँ अभी तक देखी थी उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको नेगेटिव भी बताना है, और कमियां निकालने में तो हम होशियार होते हैं। चलिए होशियारी करते हैं। क्योंकि टेलर का उद्देश्य टर्शियरी पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना था, अतः इसके लिए उन्होंने महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह करवाया, है ना। उन्होंने बताया कि ये ध्रुवों से प्रवाह हुआ है। निश्चित ही पर्वतों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि उनकी बनावट के लिए कुछ क्षैतिज गति का होना आवश्यक था। यानी कि हमें पता है कि अगर एक
महाद्वीप आएगा, यहाँ से दूसरा टकराएगा, तभी जाकर के बीच में क्या होगा, पर्वत बनेगा। ये तो हमें पता है कि क्षैतिज गति का होना आवश्यक था, किंतु हमें इतनी ज्यादा गति की क्या जरूरत थी? हमें तो ओनली 32 से 40 64 किलोमीटर का भी अगर हम स्थानांतरण करवा देते तो भी ये पर्वतमाला बन जाती। लेकिन यहाँ पे जो टेलर ने करवाया है वो बहुत हजारों किलोमीटर का प्रवाह करवा दिया है। तो दूसरी बात यहाँ देखिए, दूसरा उनका प्रवाह की गलत बताया है, जो प्रवाह है वो भी उन्होंने गलत बताया है। यदि क्रेटेशियस युग में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति टर्शी युग के पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी, तो उसके पहले के पर्वत जो है उनके विषय में उनका क्या ख्याल है? यानी यही वो कहना चाहते हैं, जो उसकी आलोचना कर रहे हैं, जो उसकी कमी निकाल रहे हैं, वो कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि हमारे पास में जो टर्शियस युग की कार्बोनिक क्रेटेशियस युग के अंदर जो चंद्रमा की जो गति है, ज्वारीय शक्ति है, उससे टर्शियस युग की चट्टानें तो बन गई, पर्वत तो बन गए, लेकिन जो उससे भी पहले जो के जो पर्वत बने हुए हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो यहाँ पर वो मौन थे, यानी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसका मतलब यहाँ पर भी इनका जो सिद्धांत है वो मान्य नहीं होता। टेलर टर्शियस युग के पूर्व पर्वत क्रम के समस्या पर प्रकाश नहीं डालते हैं। यदि ज्वारीय शक्ति से महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह अथवा स्थानांतरण हो सकता था, तो यह शक्ति पृथ्वी के परिभ्रमण को रोकने का काम कर सकती थी, रोकने का काम कर सकती थी। और रोकने का काम कर देती तो इसका मतलब ये 1 वर्ष के भीतर ही पृथ्वी का परिभ्रमण क्या हो जाता, बंद हो जाता। यदि इतना बड़ा ज्वारीय शक्ति, ध्यान रखिएगा, आज चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है, उस ज्वारीय शक्ति से केवल जो पानी है ना, स्वतंत्र पानी है, वही उस स्थल की ओर ऊपर आगे उठता है और फिर वापस नीचे चला जाता है। तो ये जिनकी ज्वार भाटा का प्रक्रम चलता आ रहा है इस ज्वारीय शक्ति के कारण। लेकिन यहाँ जब हम उसी ज्वारीय शक्ति के कारण हम ये कह दें कि ये जो महाद्वीप है यही यहाँ से चल करके दूसरी जगह चला गया, तो इसके लिए तो इसकी शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए, ज्वारीय शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए। और यदि ज्वारीय शक्ति बहुत अधिक होगी तो फिर इसका मतलब पृथ्वी के परिभ्रमण यानी उसकी घूर्णन गति पर भी रोक लगेगी और 1 वर्ष के भीतर वो भी बंद हो जाती, अगर ऐसा हुआ होता तो। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे भी जो टेलर है वो झूठे कहलाते हैं। उसके बाद देखिए जरा होम्स ने इसकी कुछ बात को नकारा भी है। देखिए क्या कहता है, होम्स के अनुसार न तो ज्वारीय शक्ति न कोई बाहरी शक्ति ही महाद्वीपों में प्रवाह ला सकती है तथा पर्वत निर्माण में सहायता कर सकती है। यह शक्ति पृथ्वी के भीतर से आनी चाहिए। होम्स ये कहते हैं कि ये शक्ति बाहर से नहीं है, ये शक्ति हो ना हो पृथ्वी के अंदर से ही उत्पन्न हुई है, जिससे महाद्वीपों का और पर्वतों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार टेलर का मत तो यद्यपि मान्य नहीं है, मत तो इसका मान्य नहीं है, लेकिन इन्होंने कम से कम संकुचन सिद्धांत के विपरीत, उस संकुचन सिद्धांत के खिलाफ आवाज तो उठाई ना इन्होंने, यानी कि उस सिद्धांत के विरुद्ध जाकर के अपना विचार रखने का जो कोशिश की है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, वो सबसे अधिक मान्य है। तो यहीं से ही आगे आने वाले जो विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उनको यहाँ से काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि इसने प्रवाह के बारे में बोल दिया। तो अब जो आने वाले हैं आगे वो भी इसका प्रवाह को लेकर के जो सिद्धांत देंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने 3 सिद्धांत देखे थे ऐसे, जो कि एक जगह पर पृथ्वी के संकुचन की बात करते थे, जबकि इसके बाद के हम 3 सिद्धांत देखेंगे। टोटल हमें 6 सिद्धांत देखने हैं, जिसमें हमें महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत मिलेगा। तो जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो दे रहे हैं वो कौन कौन दे रहे हैं? तो टेलर को हमने देख लिया है आज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वैगनर को देखेंगे और वैगनर के बाद में हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उससे पहले हमने जो संकुचन सिद्धांत देखा है, तो संकुचन सिद्धांत में हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं। लेपवर्थ का सिद्धांत है, लेपवर्थ के साथ साथ में हमारे पास में लेपवर्थ के साथ दूसरा जो हमारे पास में आया था एक लॉर्ड केल्विन था, और लॉर्ड केल्विन के बाद में हमारे पास में आया था लिथियन ग्रीन आया था। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा इसी प्रकार से मेरे साथ में और करते रहिए आप अपनी अच्छे से तैयारी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।